जय हिंद साथियों। आज की प्रेस वार्ता बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर है, जिससे हमारे पूरे देश के 140 करोड़ नागरिक, आप, हम, हर लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही उनकी इमोशंस, सेंटिमेंट्स भारतीय सेना के साथ जुड़ी हुई है, शहीदों के साथ जुड़ी हुई है। ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथी जो आए हैं सबका बहुत स्वागत। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही जुझारू साथी विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो साथियों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप ये बैकड्रॉप देख रहे हैं, इस बैकड्रॉप के अंदर जो दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है, संसद में झूठ बोला है और यह कहा कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के ऊपर 6 ऑप सिंदूर के शहीदों के नाम अंकित किए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश के सामने संसद के अंदर हमारी जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर झूठ बोला है। और ऐसे ही मंदिर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री ने कुछ 2-3 साल पहले झूठ बोला था, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। और यहां मैं ये भी याद करवाना चाहता हूं कि 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था और उसके अंदर कहा था कि बीजेपी के अंदर इस्तीफे नहीं होते। सही कहा था। बीजेपी के अंदर ना जिम्मेदारी ली जाती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ झूठ और फरेब होता है। यह देखने में हमें 12 साल में दिखाई दिया है। तो साथियों, आपके सामने हम कुछ शुरुआती तौर पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आपकी यादों को ताजा करना चाहते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह जी ने 28 जुलाई 2025 को 78 दिन सीज फायर को हो गए थे। उसके बाद ये उन्होंने संसद में जब इसके ऑप सिंदूर के बारे में बहस हो रही थी तो ये वक्तव्य दिया था। सुनिए जरा। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो। ये 28 जुलाई का वीडियो था। ये 4 अगस्त का हमारे एक एयरफोर्स के जवान जो शहीद हुए थे, सुरेंद्र मोगा, राजस्थान बालसमंद से थे। तो उनकी मां ने जब ये राजनाथ सिंह जी का बयान सुना तो उनका क्या रिस्पांस था, सुनिए। मेरो बेटो ही खो दियो, फिर भी मैंने यही करे भी कोई जी भी कौन काट सको। वे रक्षा मंत्री की भी टाइम मन ले जाके खड़ी कर दो, मैं जान देते भी कि जीप काट लूं मैं, मन बिजा ले जाके खड़ी कर दो। तो बेकार आदमी के बोध रहे, बिन होश भी नहीं है, क्या को बोलन कोई बिन रक्षा मंत्री बनायो कौन है। मेरे बेटो देश के लिए जान देती, फिर भी कोई सम्मान कौन मिल रहे हो। 3 महीना हो गया, माने सोचता कि कद से आवे, कद से वो सर्टिफिकेट आवे बन के। अब तो लास्ट में वो तो जहर बुरकाए हमारे ऊपर ले आके, हमारी बड़े डाम पर नमक और बुरका दियो। हमारे तो आग तो वही लाग रही। इसका मैं प्यार इसका आता था बड़ा मंत्री तो कहे बात बोले, मन शर्म को नहीं बोलता थोड़ी बहुत भी, मुंडे पर शर्म भी को नहीं मांगा। ये है लिस्ट 6 जवानों की जो अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के जो साइट है, नेशनल वॉर मेमोरियल, उसकी साइट पर और जो इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल बना है उस पर 6 नाम अंकित हैं। आज भी वो 4 नाम गायब हैं। हमें सवाल पूछते हैं कि वो 4 जो हमारे और जो जाबाज सैनिक जो शहीद हुए थे उनके नाम कहां हैं। साथियों, चाणक्य ने कहा था कि जिस राजा के राज में
सैनिकों को, शहीदों को सम्मान ना मिले और अपने अधिकार के लिए उनको राजा से मांग करनी पड़े, तो उस राजा को शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही हमारी आज की बुनियादी एक आत्मा है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि ये झूठ और फरेब की सरकार जो पीएम नरेंद्र मोदी, जिनको हम बड़े जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड, सरेंडर्ड पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की जो झूठ की सरकार है, उनको सत्ता पे काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। और क्यों लग गए 13 महीने इन सब हमारे जाबाज सैनिकों को और शहीदों को इस पटल पर आने के लिए? इसके लिए तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसके एकदम बाद इसका जो है इनके नाम इस वॉर मेमोरियल पर आ जाने चाहिए थे। 13 महीने तक इनको गुमनाम रखा गया और ये भी चुपके से ऐड कर दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आपके इस झूठ को 28 जुलाई को जब आपने बताया था, तो 30 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के अंदर सदाकत आश्रम में हमने 2 शहीद जो ऑप सिंदूर के थे, उन 2 शहीदों को देश के सामने उनके परिवारों को लेकर आए, उनको सम्मानित किया। आपने सम्मान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, खड़गे जी की जो पार्टी है, ये इनकी सोच है। जो स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है, उसको मालूम है कि कैसे अपने देश के लोगों का, सैनिकों का, शहीदों का कैसे उनका सम्मान करना है। तो साथियों, ये बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा है, क्योंकि जब एक सेना में सैनिक शहीद होता है तो उसकी पलटन फक्र महसूस करती है कि मैं आज अपने देश के काम आया। पलटन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, सेना के लिए वो एक हीरो होता है, ताकि बाकी सैनिक वो भी उसी तरह उसको देखकर उसी की तरह अपने देश के काम आने की सोच रखते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स की और इन शहीदों के परिवारों तक हम एक्स सर्विसमेन डिपार्टमेंट के लोग राहुल गांधी जी के संदेश लेकर पहुंचे। वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपका यादें कुछ ताज़ा करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप सिंदूर को 1 साल हो गया है और ये कहते हैं कि बड़ा एक अंग्रेजी की कहावत है कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड दे आर स्लाइटेड व्हेन द वॉर इज ओवर। तो इसलिए 13 महीने हो गए हैं, तो इसलिए आपकी यादें ताज़ा करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने देश के सैनिकों को याद करें। साथियों, ऑप सिंदूर जब हुआ उससे पहले के क्या हालात थे? JNK के अंदर हर साल सिक्योरिटी का एक जायजा लिया जाता है और JNK की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के अंडर है। और अमित शाह जी ने 6 और 8 अप्रैल के दौरान 2025 में जायजा लिया, क्योंकि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का दौरा होना था, लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह जी ने कहा कि सिक्योरिटी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके 5 दिन बाद ही 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ और जिस तरह से आपने देखा कि चुन चुन कर लोगों को मारा, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। वहां पर ना तो कोई पुलिस पोस्ट थी, ना कोई पिकेट थी, और जो 1 घंटे तक लोगों को जो है वहां पे चुन चुन कर मारा गया। और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है उनको इसकी जानकारी थी, लेकिन वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे थी, जो कि डायरेक्टली अमित शाह के अंडर थी, वो फौज के अंडर नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर है, वो अमित शाह डायरेक्ट उनको कंट्रोल करते हैं। तो वहां से अर्लीस्ट पॉसिबल जो पोस्ट थी वो 40 से 45 मिनट दूर थी। तो ऐसा कैसा सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट था, किस तरह की हमारे पास IB से, रॉ से इनपुट्स हो रही थी। तो ये जो पहलगाम हुआ उसके बाद पूरे देश में एक भावना जागी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, जो भी इस टेररिस्ट जो एक्टिविटी हुई है उसके
परपेट्रेटर्स हैं, जो इनके आका हैं, जो भी आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है। राहुल गांधी जी ने जिस दिन वो बाहर विदेश दौरे पे थे, वो वापस आए, वापस आते ही इमीडिएटली 23 तारीख को वापस आ गए और 24 मई को वो श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे हताहत सैनिक थे या जो परिवार जो जिनके लोग वहां पर जो घायल थे उन सब से मिलने के लिए गए। ये है कांग्रेस की सेंसिटिविटी। और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 और 7 की रात को जिस तरह से हुआ, तो उसके बारे में जो ब्यौरा है वो हमारे साथी अनुमाचार्य जी आपको देंगे। जय हिंद साथियों, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा विवरण नहीं है। सब जानते हैं कि 6 और 7 की रात को ये कहा गया, भारत की सरकार ने कहा कि जो आतंकवादी ठिकाने हिजबुल मुजाहिदीन है, इस तरह के 9 ठिकाने जो थे वो बताए गए। उसमें से 6 ठिकानों पर भारत की सेना ने और 3 ठिकानों पर, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन था, तो भारत की वायुसेना को हमला करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप सभी ने सुना है और याद दिलाती हूं कि ये डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन मैंने ये कहा था, पाकिस्तान को मैंने ये बोला था कि हम केवल आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आपके किसी रिहायशी या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं करेंगे। तो जो एक वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट होता है, 2 ही चीजें तो होती हैं हमारे पास, सरप्राइज एलिमेंट और स्पीड। तो स्पीड तो थी लेकिन सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया और उसके कारण हमने स्टैंड ऑफ तरीके से, यानी कि अपनी सीमा में रहते हुए हमला तो किया लेकिन हम पर जवाबी हमला हुआ। और इसकी पुष्टि और किसी ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, जनरल अनिल चौहान साहब ने 31 मई को शांग्रीला डायलॉग के दौरान बातचीत करते समय ब्लूमबर्ग और राइटर्स नाम की एजेंसी को सिंगापुर में बताया कि हमने पहले दिन कुछ गलतियां की थी जिसके कारण हमें नुकसान हुआ और उसके बाद हमने अपनी वो गलतियां सुधारी और फिर हमने आक्रमण किए। तो बाद में हमने यानी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, लेकिन उसके पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसके बारे में न केवल जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में बात की, बल्कि कैप्टन शिव कुमार जो कि जकार्ता में इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटैचे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉलिटिकल सिग्नल हम देना चाहते थे एंड इट कॉस्टेड अस। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहां एक लोकतांत्रिक सरकार है, सेना उसके आदेशों का पालन करती है। तो इससे कैप्टन शिव कुमार के बयान से ये भी बात साबित होती है कि जो खुली छूट की बात थी वो बिल्कुल गलत थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार के आदेशों का, निर्देशों का पालन करते हैं। आगे चल के जब हमने वो हथियार इस्तेमाल किए पाकिस्तान पर, हमने उनके यहाँ डीप पेनिट्रेशन करके उनके जो मुरीद के और अलग अलग जगहों पे चुनिया अलग अलग जगहों पर जब हमने हमले किए और उनका नुकसान किया, तो सिरसा एयरबेस पर हमला किया पाकिस्तान ने और उसके जवाब में हमने उनको बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 10 मई का दिन, जिस दिन मैं यहां पर आप में से काफी साथियों को संबोधित कर रही थी और हमने कहा था कि कांग्रेस और उस समय तो पूरा विपक्ष भी अनकंडीशनली सरकार के साथ था, लेकिन उसी दिन शाम को पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है और उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आता है। तो बताना सिर्फ ये है कि जो सरकार इतने दिनों तक पहले वायुसेना का सरप्राइज एलिमेंट खत्म किया और उसके बाद अचानक सीज फायर जो हुआ, ये दोनों बातें जो है ये आपको याद इसलिए दिलाना है कि हमारे देश की सेनाओं को इससे नुकसान हुआ और 2 सर्विस ऑफिसर्स ने, एक हमारे सीडीएस और दूसरे कैप्टन शिव कुमार, दोनों ने इसकी तस्दीक की कि दोनों जगह हमको नुकसान हुआ है, हमारे एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। ये बातें आपको याद दिलाना जरूरी है। थैंक यू अनुमा जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि सीडीएस ने, अनिल चौहान जी ने, फिर कैप्टन शिव कुमार ने, डिप्टी चीफ ने, फिर उसके बाद एयर चीफ एपी सिंह जी ने 28 और 29 तारीख को ये गोवा के अंदर एक कन्वेंशन अटेंड कर रहे थे। उन्होंने भी सबने ये कहा कि इनिशियल लॉसेस हुए और ये नहीं इंपॉर्टेंट कि क्या लॉसेस हुए, कितने हुए, लेकिन हुए, ये क्यों हुए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजीज को अपना रिट्यून किया और जिस तरह से आपके सामने 10 मई को पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फौज के जो नुमाइंदे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें हमारी लेडी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थी, कितना अपबीट मूड था। लेकिन दोपहर बाद जब 3:30 बजे ट्रंप का
यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ट्वीट आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर करा दिया है, और 5:30 बजे हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डिपार्टमेंट है उनको आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया। तो उस समय पर हमारा सेनाओं का मोराल बहुत डाउन हो चुका था, क्योंकि वो चाहते थे, आज ये मौका था 1971 के बाद जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ जी की जोड़ी जो लीडरशिप के अंदर, और आज मौका ऐसा था कि पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से तैयार था, सभी पार्टीज, ऑल पार्टीज का सपोर्ट तैयार था, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट तैयार था, तो पाकिस्तान और हमारी सेनाएं तैयार थी। पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने के ताकत रखती थी, गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर उसके बाद सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये 5 टुकड़े करने की ताकत रखती थी। और जो ये बीजेपी वाले पिछले 12, 14, 15 सालों से एक वो नैरेटिव चला रहे थे कि पीओके को लेकर आएंगे, तो पीओके लाने का मौका था, तो ये खो दिया इन्होंने। सिर्फ एक लिमिटेड 9 टारगेट दिए थे सेना को, और वो 9 टारगेट के ऊपर एक्शन लेने का काम किया था, और वो भी हमारे एस जयशंकर साहब ने जो है उनको सरप्राइज जो है वो लॉस कर दिया था। और उसके बाद जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी हमारी का फेलियर रहा है, 60 एमपीज को हमें भेजना पड़ रहा है कि हमने क्या किया, और वहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ मुनीर को, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ पे डिनर के लिए बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, और इंटरनेशनल प्रेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। इंटरनेशनल प्रेस जीतती हुई फोर्सेस के पास आना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल एंड फॉरेन पॉलिसी का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था, और इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। पाकिस्तान को आईएमएफ के लोन दिए गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिए, वर्ल्ड बैंक ने इतने सारे उनको लोन्स दे दिए, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनको जगह दे दी, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ओवर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो वॉचडॉग एजेंसी है उसका भी इंचार्ज पाकिस्तान को बना दिया। मतलब ऐसा है कि एक चोर को तिजोरी का जिम्मेदारी ठहरा दी। तो ये पाकिस्तान को किस तरह के बेनिफिट्स उसके बाद हुए। तो साथियों, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए, सभी चीजों को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं कि उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, हमारे पास हम लोग सभी हमारे फ्रंट्स के ऊपर जो लोग हमारे शहीद होते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी शहीदों के परिवारों तक पहुंचता है, और उनको राहुल गांधी जी का शोक संदेश देता है। तो ये मैं इसके बाद, इस इवेंट के बाद 15 मई को ये राहुल गांधी जी की तरफ से इन सभी सैनिकों को, सैनिकों के परिवारों, शहीदों के परिवारों को ये लेटर्स 15 मई को सभी उनके परिवारों के जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनके पास भेजे गए। ये है कांग्रेस पार्टी का, ये हम आपके पास रिलीज कर देंगे। वैसे हम नॉर्मली इसको रिलीज नहीं करते हैं, लेकिन आज जरूरी पड़ता है, बताना पड़ता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी क्या है। बीजेपी नेशनलिज्म की बात जरूर करती है, सैनिकों की बात जरूर करती है, उनके कंधों पे रखकर बंदूक चलाती है, उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो ऐसा करती है, लेकिन जमीन पर कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, राहुल गांधी जी के न्याय योद्धा, ये सब लोगों के बीच में जाते हैं और शहीदों के परिवारों से जाकर मिलते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी ने 14 मई को एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, जिसके अंदर फैसला लिया गया कि पूरे देश भर के अंदर जय हिंद सभाएं की जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट भी करेगा और बाकी सारों के साथ मिलकर ये सभाएं की जाएंगी, और हमारे जो देश के सैनिकों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाया है इस ऑप सिंदूर के दौरान, उन सबको पूरी तरह से सबको सम्मान देते हुए पूरे उनके थैंकफुल ग्रेटनेस जो है वो व्यक्त करेंगे। तो साथियों, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। और उसके बाद आपने जिस तरह से 78 दिन के बाद इन राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद हमारे देश की फोर्सेस का मोराल पूरी तरह से टूट गया कि किस तरह से हमारा रक्षा मंत्री जो है वो हमारे 10 शहीद लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं इसकी तुलना जो है करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस के अंदर जो रेगुलर फोर्सेस के लोग आकर
हमारे देश में ऑपरेट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी अंजाम देते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं। भारतीय सेनाओं का ट्रेडिशन, ईथोस और ट्रेनिंग ऐसी है कि वो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनका भी सही अंत्येष्टि और सही सम्मान से, पूरे सम्मान के साथ उनका लास्ट राइट्स करते हैं। ये है हमारे देश की सेना और सैनिकों का सम्मान करने का तरीका, जिनेवा कन्वेंशन से बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे ही देश के रक्षा मंत्री जो अपनी ही सेनाओं के प्रमुख हैं, उस मंत्रालय के प्रमुख हैं, वो किस तरह से, किस जुबान से, किस मुंह से वो अपने बयान देते हैं संसद के अंदर कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। हम इसकी निंदा नहीं करते, हम यहां से उनके रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। हमने इस बात को 2 दिन बाद ही पटना से उठाया, लेकिन उसके बाद लगातार हम उठाते रहे। 5 से 6 महीने लगे। आपने उस सुरेंद्र मोगा की मदर का बयान सुना होगा, और वो कहती हैं कि बैटल कैजुअलिटी का जो सर्टिफिकेट है, जो अमूमन 1 महीने के अंदर आ जाता है, 78 दिन के बाद भी उनके पास बैटल कैजुअलिटी का जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे वहां से अटैच होते। 5-5, 6-6 महीने लग गए। इस मोदी सरकार ने उनको अपने बेनिफिट्स, अपने शहीदों को पास नहीं किए। ये है मोदी सरकार, ये है उनके मंत्री। और मैं इस पूरे प्रकरण के अंदर, अगर आप इस वीडियो को चलाकर देखेंगे तो इस वीडियो में जब राजनाथ सिंह जी बयान दे रहे थे, किसी भी जवान की क्षति नहीं हुई है, बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे थे, बेंचेस को थंप कर रहे थे, और अमित शाह जी उसके ऊपर हंस रहे थे। ये पूरी की पूरी बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, ये इन 6 नहीं 10 शहीदों के गुनाहगार हैं। इस देश के गुनाहगार हैं जिन्होंने अपने देश के सैनिकों का और उनके शहीदों का सम्मान नहीं किया है। इनको संसद के मंदिर के अंदर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम अपने पार्टी से गुहार लगाएंगे कि इनकी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का एक मोशन लेकर आए, और ताकि जो है इनकी जो गलतियां हैं वो दुनिया के सामने, देश के सामने पता चले। और अब आज हम सर्विंग सोल्जर्स के साथ भी बातचीत करते हैं। आज वो बड़े दुख में हैं, डिमोरलाइज्ड हैं, उनका मोराल बहुत कमजोर है कि किस तरह से 13 महीने तक हमारे शहीदों को गुमनाम रखा गया। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये मोदी सरकार झूठ की सरकार है, सैनिकों के ऊपर झूठ बोलती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि हमने जब देख रहे थे कि ये कहां पे झूठ बोलते हैं, मोदी सरकार और उनके मंत्री झूठ का पुलिंदा है। धोखा और संसद में झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति भी है, परंपरा भी बन चुकी है। ये वोट की चोरी करते हैं, ये संसद विधायकों की भी चोरी करते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं। अभी आपने वेस्ट बंगाल में जिस तरह से देखा है, शिवसेना का जिस तरह से देखा है, नीतीश कुमार का जो अंजाम किया है वो देखा है। छात्रों से धोखाधड़ी करते हैं, उनके नीट के जो पेपर्स हैं वो लीक करवाते हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं बहुत दिनों से, छात्रों की गूंज। राहुल गांधी जी प्रोग्राम कर रहे हैं, सारे देश में कांग्रेस प्रोग्राम कर रही है, लेकिन इस छात्रों की गूंज नहीं इनको सुनाई देती है। युवाओं से धोखा करते हैं, कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे। किसानों से धोखा करते हैं कि उनकी आय जो है, इनकम को दुगना करेंगे। नागरिकों से धोखा करते हैं कि 15-15 लाख उनके खातों में आएंगे। ये पूरी तरह से धोखा और झूठ बोलने वाले लोग हैं। धोखे और झूठ और फरेब की सरकार को तुरंत प्रभाव से यहां से निष्कासित कर देना चाहिए। ये एक प्रेसिडेंट साहब को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन दुख तो तब आया जब इन्होंने फौज को भी नहीं छोड़ा, सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के साथ झूठ बोला, परिवारों के साथ बोला। ओआरओपी का झूठ है, वो भी हम एक बार आपको सुनवा दे तो बड़ा अच्छा रहे। ओआरओपी के ऊपर इन्होंने, मोदी सरकार ने बोला पिछले कई सालों के अंदर कि हमने 5,500 करोड़ दे दिए। फिर बोलते हैं कि हमने 14,000 करोड़ दे दिया, 28,000 करोड़ दे दिए। टोटल मिलाकर ओआरओपी के ऊपर आज तक का जो एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो 28,000 करोड़ है। इन्होंने 6 महीने के अंदर 70,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़, फिर 1,25,000 करोड़ 2024 के इलेक्शन से पहले
पहले झुंझुनू में 70,000 करोड़ बोलते हैं, फिर रेवाड़ी में 1,00,000 करोड़ बोलते हैं, फिर उसके बाद मई 2024 के अंदर मंडी की रैली के अंदर मोदी जी कहते हैं कि हमने 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया, और प्रेसिडेंट महोदय से भी, महामहिम प्रेसिडेंट से भी संसद के अंदर एक अभिभाषण के अंदर झूठ बुलवा दिया है। तो इसको रहने दो वीडियो। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, अग्निवीरों में भी झूठ बोलते हैं। मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमारा एक अग्निवीर मुरली नायक भी है, इन 6 जवानों में जिनकी लिस्ट वहां पर शामिल है। अग्निवीर मुरली नायक महाराष्ट्र से है, पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर लड़ाई लड़ता हुआ मारा गया, और मुंबई हाई कोर्ट में उसकी मां ने, इस शहीद की मां ने केस डाला हुआ है कि रेगुलर शहीद और अग्निवीरों के शहीद के बीच में कोई खाई नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने शहीदों के अंदर भी गैप डाल दिया है। अग्निवीर शहीद को कुछ मिलता है, रेगुलर शहीद को कुछ और मिलता है। अग्निवीर शहीद को ना तो पेंशन मिलेगी, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना उसको कोई और एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप दिखाना चाहें तो प्लीज दिखा सकते हैं। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। यहां पर इन्होंने बोला, गलत नहीं है सर। राजनाथ सिंह जी ने बोला 1 करोड़ रुपया हम अग्निवीर को देते हैं। राहुल गांधी जी पूरी बात कह रहे हैं 1 करोड़ के अंदर से 50 लाख रुपया इंश्योरेंस का होता है, जो कि किसी भी पुलिस का सिपाही या कोई सरकारी नागरिक कोई भी बैंक के अंदर जिसका खाता होता है, वो अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस दी जाती है बैंक की तरफ से, अकाउंट होल्डिंग करने की उससे। तो ये 1 करोड़ जो बात कर रहे थे उसमें से 50 लाख ये है। और जब रेगुलर सैनिक का शहीद होता है तो जब तक जितनी बची हुई उसकी सर्विस होती है उसको पे भी दी जाती है पूरी, और जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसको पेंशन दी जाती है, और पेंशन के बाद उसके परिवारों को पूरा मेडिकल बेनिफिट्स और सब तरह के बेनिफिट्स उनके परिवारों को दिए जाते हैं। इसके साथ साथ डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी इन्होंने झूठ बोला। राहुल गांधी जी ने निर्मला सीतारमण जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि ये डिसेबिलिटी पेंशन को 1923 से लेके और आज तक वो डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम से, लेकिन उसमें दो हिस्से हुआ करते थे। एक जो घायल होकर बाहर आ गए हैं और एक जो घायल होकर अंदर ही रहे हैं। उन अंदर रहने वालों में से हमारे 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने हैं जिनकी टांगे कटी हुई थी। 2 आदमी ऐसे थे जो आर्मी कमांडर बने हैं, और बहुत सारे हमारे सैनिक, क्योंकि हम उस गौरवपूर्ण गाथा को अपने अगले सैनिकों को भी दिखाना चाहते हैं कि हम अपने सैनिकों की कितनी इज्जत करते हैं। यह है हमारे भारतीय सेना की इथोस। लेकिन इन्होंने उस डिसेबिलिटी पेंशन को भी टैक्स में के दायरे में ला दिया और झूठ बोला देश से कि जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनके बारे में झूठ बोला। राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य एक बार सुना दीजिए। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं।
इसके बाद हम राहुल गांधी जी से मुलाकात की। ये डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का हाथ कटा हुआ है, इनकी पेंशन को डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स के दायरे में ले आए। For last 5 years, backlog has been increasing. 1st April 2025, the backlog was about 6,000 crores. And expenditure. How much was it last year? They gave 7,000 crores. This year they gave 8,000 crores, but the backlog itself was 6,000 crores. So to do the expenditure for this current year, only 2,000 crores was. आगे ले जाओ। उसके बाद राहुल गांधी जी ने जब ये बात हमारे सैनिकों के साथ की तो मोदी जी क्या बोलते हैं? Why for the soldiers? के अलावा पूर्व फौजियों के लिए खेल स्कीम का बजट भी 36% बढ़ाया गया है। तो राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि वो कुछ भी बुलवा सकते हैं, तो OROP 2 जब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आई थी तो उस समय पे केस लंबित था सुप्रीम कोर्ट में। 3 दिन के अंदर हमारे बहुत सारे साथी मिले, तो राहुल गांधी जी ने जब उस बात को उठाया, 3 दिन के अंदर OROP 2 लागू किया, इन्होंने अनाउंस किया। लागू तो बहुत बुरी तरह से किया उन्होंने। राहुल गांधी जी ने ECHS की हेल्थ केयर स्कीम के बारे में बात की, डिसेबिलिटी पेंशन की बात की। डिसेबिलिटी पेंशन पे उनको झूठ का जवाब दिया निर्मला सीतारमण जी ने, और मोदी जी ने वहां पर उत्तराखंड में जाकर यह कहा कि हमने ECHS के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये झूठ पे झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने ECHS के ऊपर झूठ बोला, गलवान पे झूठ बोला, कहा कि चीन के अंदर कोई ना घुसा, चीन का कोई सैनिक भारतीय सीमा में ना कोई घुसा है, ना घुस आया है, ना घुसा हुआ है। और तो हमारे जवान जो 20 जो गलवान में शहीद हुए तो वो कहां हुए? तो झूठ है। ये संसद में भी झूठ बोलते हैं। ये सभी बातों के ऊपर इन्होंने संसद में झूठ बोला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये झूठ बोलने की परंपरा बंद होनी चाहिए, और हम अपनी मोदी सरकार से इस सरेंडर मोदी जी से और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जी से और उनके मंत्रियों से हम ये कहना चाहेंगे, देश की सेनाओं पे संसद में झूठ बोलना बंद करें। शहीदों के जो बेनिफिट्स हैं उनको समय पे दीजिए, और साथ साथ हम आपके माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि पहली डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं, तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए, ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। और जो नेशनल सिक्योरिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है अग्निवीर योजना के कारण, अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी वचनबद्ध है कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये फौज की का मोराल अप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निवीर योजना शहीदों में, सैनिकों में भेदभाव करती है। भेदभावपूर्ण योजना को खत्म होना चाहिए। थैंक यू। मैं अनुमा जी से बोलूंगा, प्लीज। सिर्फ समराइज करने के लिए, इस सरकार के आने से पहले इस देश में परंपरा थी
कि जिसने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस या सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी, लेकिन सेना और सैनिकों के नाम पर वोट की राजनीति करने वाली इस सरकार ने देश को और देश के सैनिकों को बार बार धोखा दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक, 1947 के बाद से आज तक देश की सेनाएं शहादतें दे रही हैं। अगर हम औसत निकालें तो आज भी, आज तक, उस दिन से आज तक 1.7 सैनिक इस देश पर शहीद होता आया है। ऐसे में अगर हमारे डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सम कैजुअलिटीज, कुछ शहादतें ऐसा कह के संबोधित किया, तो इससे साफ समझ आता है कि किस तरह से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था कि जिनके पास, जिस डीजीएमओ के पास डेली सिचुएशन रिपोर्ट यानी कि डेली सिट्रिप आती है, उसने अगर उन शहीदों के नाम नहीं लिए तो ये शहीदों का अपमान है। और हम ऐसा मानते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी या सैन्य कर्मी अपने ही साथी के साथ धोखेबाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि शहादत की जो बातें हैं उससे आर्थिक जो प्रावधान होते हैं वो जुड़े होते हैं और उनके कारण ही उस शहीद को वो स्वत्व मिलते हैं। तो इसलिए डीजीएमओ के ऊपर भी ये दबाव रहा, ये हमको साफ दिखता है। शहीदों को स्वीकार ना करना, उनका नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन क्या सोना खत्म हो गया है इस देश से? क्या इस देश में शहादतों का अपमान होने लगा है? ये साफ दिखता है इन 6 सैनिकों की शहादतों के 13 महीने तक हाशिए पर रहने से। ये जरूरी बात है कि इन 6 शहीदों को छिपाने का मामला नहीं है। आप याद करिए, 21 सितंबर 2025 को इस देश ने एक दोहरा चरित्र अपनाते हुए आईसीसी ने भारत और पाकिस्तान का मैच कराया। ये कौन सी दोगली नीति होती है? और उसमें घटिया हरकत की जिसमें कहा हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो ये क्या तरीका है कि जब अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं आप वहां जाके उनके साथ मैच खेल रहे हैं, जबकि आप आतंकवादी राष्ट्र उसे घोषित नहीं करा पाए। तो ये एक बात है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। और एक चीज और कि अग्निवीर या कोई और हमारा नॉर्मल सैनिक, किसी की शहादतों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। तो हम इस वक्त सिर्फ दोहराने के लिए ये मांगे हम दोहराते हैं कि जिस रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री होते हुए अपने देश के सैनिकों के नाम संसद में झूठ बोलकर, क्योंकि संसद में सारे ऐसे लोग बैठते हैं जो लॉ मेकर्स होते हैं, वहां झूठ बोला, ऐसे रक्षा मंत्री के पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। पूरे बीजेपी के सांसदों को और प्रधानमंत्री को खुद सबसे पहले उन शहीदों के परिवारों से, फिर सेना से और फिर इस देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि ऐसे रक्षा मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना बहुत जरूरी है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, क्योंकि उन्हें अपने उस पद पर रहते हुए जिसकी उनके पास जिम्मेदारी थी, अपने ही देश के शहीदों को धोखा दिया और उनको हाशिए पर रखा 13 महीनों तक। तो ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आपके सामने रख रहे हैं। और चाहे ये रिपीटिशन हो, फिर भी हम कहेंगे कि वो शहीद जिन्होंने कारगिल में कहा था कि या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, तो उस तिरंगे में लिपट के आने का जो हक था उसको 13 महीने तक देश से छुपाया गया। ये शर्म की बात है और इस सरकार को इस शर्मिंदगी के साथ रक्षा मंत्री को अपने पद से हटा देना चाहिए। जय हिंद साथियों।